हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका नए वीडियो में फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिगेस्ट मिस्टेक बिफोर कमिंग टू जापान। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट से, जो लोग जापान में पढ़ाई करने के लिए आने का प्लान कर रहे हैं। अब देखो, आप में से काफी लोग जापान में पढ़ाई करने का ड्रीम लेने का तो सोचते हैं, बट उसमें होता है कि आप क्या पढ़ाई करने के लिए यहाँ पे आना चाहते हो। अब जो लोग ने इंडिया में ऑलरेडी बैचलर डिग्री ले रखी है या फिर 12th खत्म किया है या फिर मास्टर्स इंडिया में हो चुका है, वो प्लान करते हैं कि जापान में आके वो हायर एजुकेशन करे, पीएचडी करे या फिर मास्टर्स करे या फिर बैचलर डिग्री करे। बट जिनके पास में इंडिया की कोई डिग्री नहीं है, वो प्लान करते हैं कि चलो भाई, कोई सेमोंग गाक्को में एडमिशन ले लेते हैं, कोई स्किल ले लेते हैं और फिर जापान में जॉब करेंगे। या फिर काफी लोग होते हैं कि जिनके पास कुछ नहीं होता है, बस वो चाहते हैं कि जापान में आ जाए। उसका एक जरिया है लैंग्वेज सीखना। मैं काफी लोगों से बात भी की है, उनका एक रास्ता उनको जो मुझे बताते हैं कि हम भैया मैं जापानीज पढ़ने के लिए जापान में आना चाहता हूँ, तो यहाँ पे जो स्कूल्स होते हैं, लैंग्वेज स्कूल होते हैं, वहाँ पर एडमिशन लेके वो जापान में करियर बनाने का सोचते हैं। अब देखो, इसमें बात ऐसी हो जाती है ना कि आप सारे रास्ते से आप जापान में आ सकते हो पढ़ाई करने के लिए, बट इसमें दिक्कत ये हो जाती है कि काफी स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, देखते हैं फीस कितना है। सबसे पहले सेमोंग गाक्को का फीस कितना है, या फिर जो लैंग्वेज स्कूल का फीस कितना है, या कॉलेज का फीस कितना है। अगर कम से कम फीस है तो हम एडमिशन लेंगे, ऐसा एक मेंटेलिटी होता है। बाकी वो ज्यादा कुछ स्कूल के बारे में या फिर कॉलेज के बारे में इतना रिसर्च नहीं करते हैं। दूसरी बात, कौन से सिटी में रहना है वो भी इतना कुछ रिसर्च नहीं करते यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल, अगर लैंग्वेज स्कूल में या सेमोंग गाक्को में भी एडमिशन लेना है तो ओसाका, क्योतो, टोक्यो और भी काफी सारे प्रीफेक्चर यहाँ पे ईस्ट और वेस्ट साइड में, वहां पर आप एडमिशन ले सकते हो। बट आने से पहले आपको सारा पर्सपेक्टिव देखना पड़ेगा कि स्कूल कैसा है, उसका रेपुटेशन कैसा है। अगर आप कोई यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो, आपका बैचलर डिग्री कंप्लीट करते हो, तो वहाँ पे जो प्लेसमेंट का कैसा प्रोसीजर है, वहाँ पे अगर आप पास आउट होने के बाद में आपको बाहर अगर जा रहे हो और वो कॉलेज का आपके पास में डिग्री है, तो कितना रेपुटेशन है और आपको जॉब मिलने के कितने चांसेस है, और साथ ही में एलुमनाई स्टेटस वहाँ पर कितना स्ट्रांग है, वो भी सब आपको देखना पड़ेगा और वो हिसाब से आपको कॉलेज चूज करना पड़ेगा। अब आप में से काफी लोग ये सोचते होंगे कि जापान में एक बार मैं एडमिशन ले लूँ, लैंग्वेज सीख लूँ आके, या फिर सेमोंग गाक्को में 1 साल का कोर्स कर लूँ या डिग्री ले लूँ, मुझे जॉब इजीली मिल जाएगा। तो ये आपका लाइक भ्रम है यहाँ पर, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स मैंने देखे जो कि जापान में आके पढ़ाई तो कर लेते हैं, बट यहाँ पे जॉब मिलने को बहुत दिक्कत होती है। काफी स्टूडेंट्स मैंने ऐसे भी देखे जिनको मैक्स स्कॉलरशिप मिली है दोस्तों, बट उनको जॉब के लिए दिक्कत आए। अब वो दिक्कत क्यों आए, वो कमिंग वीडियो में मैं इसी वीडियो में मैं आगे आपको और डिटेल में डिस्कस करूंगा। बट अगर आप ये दिमाग में रख रहे हो कि एक बार मैं जापान में कैसे भी एंटर कर लूँ कॉलेज में, सेमोंग गाक्को में, लैंग्वेज स्कूल में, और मुझे जॉब मिलना ही मिलना है, तो ऐसा नहीं है। सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट्स ये करते हैं, ये सोचते हैं कि जापान में एक बार मैं आ जाऊँ पढ़ाई करने के लिए, पार्ट टाइम जॉब यहाँ पे आप कर सकते हो। 28 आवर्स यहाँ पे मिनिमम वीकली एक कंडीशन है, उसके ऊपर आप कर नहीं सकते। और आप में से काफी लोग ये भी सोचते हो कि एक बार मैं जापान में आ जाऊँ तो पार्ट टाइम जॉब करके आप यहाँ के खर्चे भी निकाल सकते हो, कि पार्ट टाइम जॉब का जो सैलरी होता है वो ठीक ठाक है, आप रहने का और आपका खाने पीने का खर्चा उससे निकाल सकते हो। बट दिक्कत ये हो जाती है दोस्तों, पार्ट टाइम जॉब मिलना भी इतना ईजी नहीं है। अगर आप ये सोच के आ रहे हो कि मैं जापान में आ जाऊंगा और मेरे पास में N5 है और पार्ट टाइम जॉब इजीली मिल जाएगा, बहुत मुश्किल है। क्योंकि जापान में नेपालीज, वियतनामीज, चाइनीज ये स्टूडेंट्स भी बहुत ज्यादा है और आपका कंपटीशन उनके साथ में है पार्ट टाइम जॉब्स के लिए। क्योंकि यहाँ पे फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी कॉम्बिनी स्टोर में, किसी शॉप में या किसी कंपनी में आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो, तो वहाँ पे ऑलरेडी चाइनीज, नेपालीज, वियतनामीज और भी आसपास एशियन कंट्री के स्टूडेंट्स हैं जिनको बहुत अच्छी खासी जापानीज आती है, तो उनको ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। क्योंकि अगर आप जापानीज बात नहीं कर पा रहे हो तो आपको यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब के लिए भी दिक्कत आ सकती है। तो आने से पहले आपका जापानीज मैं बोलूंगा N4 तो होना ही होना है। अगर N3 है तो आपको पार्ट टाइम जॉब के लिए बहुत ईजी हो जाता है। तो आपका कॉलेज तो चालू रहेगा, साथ ही में आप आपका पार्ट टाइम जॉब करके अपने आप को सपोर्ट भी कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट गलती जो लोग करते हैं जापान में आने से पहले, जो फंडिंग होती है वो आपको रखना पड़ता है। तो आप जैसे जापान में पढ़ाई करने के लिए आ रहे हो, तो मैं बोलूंगा आप 4 से 6 महीने का जो पैसा है वो साथ में रखो, क्योंकि इमरजेंसी फंडिंग होना बहुत जरूरी है। आपको आते ही यहाँ पर जो पार्ट टाइम जॉब है वो नहीं मिलने वाला है, तो आपको आते ही पहले मंथ से ही घर का रेंट देना पड़ेगा। वो पैसे आपके पास में होना जरूरी है। और आपको पार्ट टाइम जॉब कब मिलेगा, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, यू डोंट नो। तो तब तक के लिए आपके पास में 4-5 महीने का जो फंडिंग है, एटलीस्ट घर का रेंट और खाने पीने के लिए उतना होना ज़रूरी है। मेंटेलिटी ऐसी होती है स्टूडेंट्स की कि मैं जापान में जाके पढ़ाई करूँगा, मैं जापान में जाके लैंग्वेज अच्छे से पढ़ूंगा। अभी मैं बेसिक पढ़ लेता हूँ, यूट्यूब से पढ़ लेता हूँ, ड्यूलिंगो से पढ़ लेता हूँ, और जब जापान में चले जाऊँगा तब मैं अच्छे डिटेल में अच्छे से पढ़ाई करूँगा। ऐसे वो मेंटेलिटी से जापान में आते हैं। और फिर दिक्कत आती है जॉब के लिए। तो यहाँ पर अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती है तो एक तो आप सोशल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, आसपास किसी से बात नहीं कर पाओगे, कम्युनिकेशन कर नहीं पाओगे ठीक से। पार्ट टाइम जॉब में भी आपको दिक्कत हो सकती है, और आप जिस स्कूल में पढ़ाई करने के लिए जा रहे हो वहाँ पर आप दोस्त भी नहीं बना पाओगे। और आपके इंटर्नशिप्स के लिए, आपके पार्ट टाइम जॉब के लिए भी, और साथ ही में आप
आपका स्कूल खत्म होने के बाद में आपका जो जॉब रहने वाला है उसके लिए भी आपको दिक्कत होगी। तो मैं बोलूँगा कि अगर आप जापान में आने वाले साल में प्लान कर रहे हो आने के लिए, उसके पहले ही आप एटलीस्ट N4 तो करना ही है। जापान में आके N3 की तैयारी करो, या फिर N3 तक इंडिया में ही खत्म कर लो और फिर N2 N1 आप जापान में आके करोगे तो आपके जो जॉब के चांसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। बहुत से स्टूडेंट के दिमाग में ये होता है कि जो कॉलेज की अटेंडेंस है वो इतनी मायने नहीं रखती है। तो जापान में अटेंडेंस जो है वो मिनिमम 80% चाहिए होती है, और अगर वो आपकी नहीं है तो आपका एक तो वीज़ा भी कैंसिल हो सकता है, स्कूल भी आपको एडमिशन लाइक नेक्स्ट ईयर के लिए अलाउ नहीं करेगा, और जब आप वीज़ा एक्सटेंड भी करवाओगे बाद में तो तब भी दिक्कतें आ सकती है। तो इंडिया में होता है हम क्लास वगैरह बंक करते हैं, अटेंडेंस हमारी अगर कम है लाइक 70% चाहिए 60 है तो टीचर थोड़ा बढ़ा देते हैं वगैरह। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर बहुत इश्यूज़ आते हैं और काफ़ी सारे सेमोंग आपको जो होते हैं ना वहाँ पर अटेंडेंस 80% होती है, बट अगर आपकी उससे कम है तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। ये मैंने बात सुनी है एक स्टूडेंट से कि अगर आपका अटेंडेंस कम है तो आप पैसे देके आपका अटेंडेंस बढ़वा सकते हो। बट आई डोंट नो कि ये सारे सेमोंग आपको में होता है, बट पैसे भी ज़्यादा होते हैं। आई थिंक वो 50 गोमान के आसपास लाइक 40-50,000 येन आपको देना पड़ेगा, तब जाके आपका अटेंडेंस वो मैच करेंगे। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर मे भी शायद आपको अगले साल या फिर आपको जॉब के लिए भी इशू आ सकता है। तो अटेंडेंस को आपको बहुत सीरियसली लेना है। जापान में कल्चरल शॉक और लोनलीनेस, इसके बारे में तो बहुत कम लोग ही अपने वीडियो में बात करते हैं। जो भी यहाँ पे स्टूडेंट्स अभी पढ़ाई कर रहे हैं, काफ़ी लोग इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं, अपना परफेक्ट लाइफ बताने की कोशिश करते हैं। उस भ्रम में आपको नहीं आना है कि जापान में सब कुछ परफेक्ट है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे लोनलीनेस आपको बहुत ज़्यादा होगा। एज अ स्टूडेंट तो और भी ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे हो, पूरा ध्यान आपका पढ़ाई में होता है, और साथ में जो लोनलीनेस साथ में मिलता है, कल्चरल शॉक जो साथ में मिलता है, वो आप लाइक उसको एडजस्ट नहीं कर पाते हो ठीक से। क्योंकि यहाँ के जो स्कूल्स है वहाँ पर ज़्यादा बातें नहीं होती है, क्लासरूम बहुत साइलेंट होती है, टीचर यहाँ पे आपको चेज नहीं करेंगे। जैसे इंडिया में प्रोफेसर है, टीचर आपको पुश करते हैं करने के लिए, करो ये करो, लाइक काफ़ी अच्छा इंटरेक्शन होता है टीचर के साथ में। इंडिया में एक रिलेशनशिप अच्छा बन जाता है। मैंने भी इंडिया में लाइक मास्टर्स तक पढ़ाई की है, तो मेरे काफ़ी टीचर्स के साथ में भी अच्छे रिलेशनशिप्स थे। तो बट यहाँ पे जापान में ऐसा कल्चर नहीं है। और जो ग्रुप एक्टिविटीज़ जो होती है, ग्रुप कल्चर जो होता है ना हमारे स्कूल में, हाई स्कूल में, या फिर आप कॉलेज में भी देख लो, ग्रुप बना होता है और एक फन एक्टिविटी हम करते हैं कॉलेज में। एक भले ही आप अकेले रहो, लोनलीनेस रहो इंडिया में भी कॉलेज में, बट जब दोस्तों का ग्रुप होता है ना तो वो हम सब भूल जाते हैं, डिप्रेशन लोनलीनेस वो सब हम भूल जाते हैं। बट जापान में ऐसा कल्चर नहीं है। यहाँ पर अगर आप यहाँ का जो इन्वायरमेंट है ना वो थोड़ा एज कम्पेयर टू इंडिया अलग है। तो आपको आपकी मेंटेलिटी ऐसे बना के आना है यहाँ पर कि ऑफकोर्स आपको थोड़ा कल्चरल शॉक होगा, लोनलीनेस होगा, बट उसको ओवरकम करने के लिए भी आपको अलग अलग आपके हॉबीज़ हो गए या कुछ एक्टिविटी आपको आपके लाइफ में ऐड ऑन करना पड़ेगा, ताकि वो जो लोनलीनेस है उसमें ज़्यादा आप खो ना जाओ। बहुत से स्टूडेंट्स का ऐसा होता है कि जापान आने तक उनका कोई प्लान नहीं होता है, बस उनका माइंड में होता है कि हमको जापान में पढ़ाई करने के लिए जाना है। बट आपको ये गलती नहीं करना है। जापान आने के बाद भी आपका विजन क्या है? अगर आपकी पढ़ाई यहाँ पे खत्म हो रही है, उसके बाद आपको क्या करना है? क्या विजन है आपका? पढ़ाई होने के बाद आपको जॉब करना है, कहाँ करना है, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या स्किल्स आपको ज़रूरी है, वो आपको सब ऑलरेडी रेडी करके रखना है। क्योंकि जापान में जो वीज़ा होता है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट होता है। आप उसको एक बार एक्सटेंड करवा सकते हो, बट उसके बाद में आपको वापस, अगर जॉब नहीं मिल रहा है उसके बाद में आपको वापस इंडिया जाना पड़ सकता है। तो उसके पहले आप अपने आप को कितना स्किलफुल कर लेते हो, साथ ही में आपका लैंग्वेज N3 N2 है और आपका जो कॉलेज का डिग्री है, इसके बेसिस पे आपको जॉब मिलेगा। और यहाँ पे जॉब कंपटीशन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि आसपास के एशियन कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आते हैं और उनका जापानीज़ तो बहुत अच्छा होता है। तो आपको उनके साथ में कम्पीट करना है जॉब के लिए। तो अब आप आने से पहले ही अपना मेंटल प्रिपेयर तो करना ही है, साथ ही में आपका जो विजन है, आपको जापान में आने के बाद में क्या करना है, कितने साल तक आपको यहाँ पे रहना है और किस तरीके से अपने आप को यहाँ पे ग्रो करना है, वो पूरा प्लानिंग एटलीस्ट आप पहले ही माइंड में बना के रख लो। अब हम आते हैं सेकंड कैटेगरी के ऊपर, जॉब सीकर्स, जो कि जापान में अभी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। इंडिया में ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं या फिर अपना बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और जापान में जॉब अप्लाई करने के लिए सोच रहे हैं। अब मैं मेरे काफ़ी वीडियोज़ में आपको बताते रहता हूँ और आप भी इंटरनेट पर देखते रहते हो कि जापान में अभी शॉर्टेज है एम्प्लॉयज़ का, और ये सच बात है। जापान में स्किल्ड वर्कर की बहुत कमी है, क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन है वो गिरते जा रही है और जापान में इतने स्किल्ड वर्कर नहीं है जो कि जिनको बहुत अच्छा खासा नॉलेज है। बहुत से यहाँ पे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बीच में ही कॉलेज वगैरह छोड़ देते हैं और अपना पार्ट टाइम जॉब्स वगैरह करते हैं। तो हाई स्किल इंजीनियर्स या फिर स्किल्ड वर्कर जो बोलते हैं वो यहाँ पर बहुत कम है। बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है एज ए इंडियन अगर आपको जापान में जॉब करना है। बट आप गलती क्या कर देते हो ना, आप सबसे पहले तो ये सोचते हो कि जापान में शॉर्टेज है, इसका मतलब आपको जॉब मिल जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला है। आपको स्किल्ड होना ज़रूरी है। अब वो स्किल क्या क्या हो सकती है? पहली तो जापानीज लैंग्वेज। ये तो मैं बहुत बार आपको मेरे वीडियोस में बता चुका हूँ। आई डोंट नो आप कितना इसको सीरियसली लेते हो। मैंने काफ़ी लोगों से वन ऑन वन भी बात किया है, तो वो बोलते हैं कि हम ड्यूलिंगो से पढ़ाई कर रहे हैं, हम यूट्यूब से वीडियोस देख रहे हैं। तो वैसे आप आपका जापानीज नहीं ठीक कर पाओगे। आप ऑफकोर्स आपको लगेगा कि आप पढ़ाई कर रहे हो, बट आप
आपका जो कम्युनिकेशन, लिसनिंग वो इतना अच्छा नहीं होने वाला है। अगर आप N5 N3 क्लियर भी कर लेते हो, क्योंकि देखो उसमें आपको गोले बनाना होता है, MCQ क्वेश्चंस होते हैं, आप कितना भी रट्टा मार के N3 भी क्लियर कर लो, बट अगर आप बात नहीं कर पा रहे हो, कम्युनिकेशन आपका ठीक नहीं है, सुन नहीं पा रहे हो, लिसनिंग अच्छा नहीं है आपका, तो फिर बहुत दिक्कत आपको हो सकती है जापान में जॉब अप्लाई करने के लिए। और दूसरी गलती आप ये करते हो कि आप रैंडमली कोई भी वेबसाइट से अप्लाई करते हो, लिंक्डइन, इंडीड, उसके बाद में और भी प्लेटफॉर्म्स है ऐसे, दाई जॉब, और भी है ऐसे जो इंटरनेट पे आप रिसर्च कर लो, ChatGPT पे डाल दो और आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। आप रैंडमली अप्लाई कर देते हो और आपको कोई रिस्पॉन्स आता नहीं उनसे। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एजेंसीज भी है, जैसे हेज हो गया, रॉबर्ट वॉल्टर हो गया, आप वहाँ भी प्रोफाइल बना लेते हो और अप्लाई कर देते हो और कोई रिस्पॉन्स आता नहीं है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि आपका जो प्रोफाइल है वो मैच नहीं होता, सबसे पहली बात। और दूसरी बात ये दोस्तों कि जो यहाँ की कंपनीज है वो सबसे पहले प्रेफरेंस देती है डोमेस्टिक इंजीनियर्स को, जो ऑलरेडी जापान में है एम्प्लॉयज और जिनको जॉब चेंज करना है, या फिर जो ऑलरेडी पास आउट हुआ है यूनिवर्सिटी से उनको। अब आप हो इंडिया में, आपको अगर कोई जापानीज कंपनीज है उनको आपको स्पॉन्सरशिप देना पड़ेगा, आपके लिए वीज़ा सपोर्ट देना पड़ेगा, COE बनाना पड़ता है, सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी, जो इनको यहाँ पर इमिग्रेशन ऑफिस से बनवा के आपको भेजना पड़ेगा, और उसके लिए भी काफ़ी इनको मेहनत करनी पड़ती है पीछे HR टीम को। तो वो सबसे पहले देखेंगे कि भाई बंदा अगर जापान में है तो उसी को हायर करेंगे, अगर नहीं है तो फिर वो इंडिया से लेंगे, राइट। तो उसके लिए आपको प्रिपेयर होना है। सबसे पहले आपको जो CV होता है, इसमें बहुत लोग गलती करते हैं, उनको लगता है कि इंडिया का जो CV है वही जापान में चलता है। नहीं, यहाँ पर CV का एक अलग से टेम्पलेट होता है, फॉर्मेट होता है। 2 टाइप के यहाँ पे CVs होते हैं, जिसका एक स्ट्रक्चर बना होता है। वो अगर आप उस टाइप से बना रहे हो तो आपका लाइक स्क्रीनिंग में, क्योंकि यहाँ पे डॉक्यूमेंट स्क्रीनिंग होता है, फिर इंटरव्यूज होते हैं। डॉक्यूमेंट स्क्रीनिंग अगर आपका नहीं हो रहा है, CV आपका सिलेक्ट नहीं हो रहा है, तो आगे आपको रिस्पॉन्स तो आना है नहीं, तो आपको जापानीज स्टाइल CV बनाना पड़ेगा। तो उसको रेरिक्शो बोलते हैं, जिसमें आपको फोटो होता है, टाइमलाइंस होते हैं और आप क्या काम किया है वो प्रॉपर एक फॉर्मेट होता है उसका। आप गूगल पे सैंपल आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, अगर तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा 1-2 सैंपल्स, जो कि आप देख के आपका CV उसको थोड़ा बहुत चेंज करो। जापान में जापानीज CV से अप्लाई करना होता है। और दूसरी बात, हर कंपनी में आप सेम CV यूज नहीं कर सकते। काफी लोग ये मिस्टेक करते हैं कि सेम CV हर कंपनी में अप्लाई कर देते हैं और कुछ उनकी तरफ से जवाब नहीं आता है। तो आपको ऐसे गलती नहीं करना है। हर कंपनी का आपको पहले JD चेक करना है, JD में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या स्किल्स है, उस हिसाब से आपको आपका जो CV है उसको बनाना है। और साथ ही में कवर लेटर आपको बनाना पड़ेगा, हर कंपनी के लिए अलग कवर लेटर बनाना पड़ेगा, और तब जाके आपके जो चांसेस है एक्सेप्टेंस के, डॉक्यूमेंट स्क्रीनिंग पास होने के, वो बढ़ जाते हैं। और आपका जो CV है वो फैंसी बिल्कुल नहीं रखना है। मैंने काफी लोगों के CVs देखे हैं, रिव्यू भी किए हैं, इतने फैंसी बनाते हैं, बड़े बड़े फॉन्ट, बुलेट्स में, कलरफुल, और इतना सारा उसमें लिख देते हैं ना कि देखते ही आंखें घूम जाती है कि क्या पढ़ूं मैं, इतना बड़ा CV उनका होता है। तो ऐसा आपको फैंसी CVs जो US में, इंडिया में यूज करते हैं, उस टाइप के CV आपको नहीं यूज करना है। सिंपल, एकदम सिंपल इंग्लिश यूज करना है, बड़े बड़े वर्ड्स यूज नहीं करना है, सिंपल एंड लाइक पढ़ के पता चल जाए आपके बारे में कि आप कौन हो, आपका बैकग्राउंड क्या है, क्या काम आपने किया, आपका एजुकेशन हिस्ट्री क्या है, वो देख के आपको सिंपली समझ में आ जाए। उस टाइप का सिंपल CV आपको बनाना है। अब काफी इंडियंस का ये मिसकंसेप्शन होता है या मिसअंडरस्टैंडिंग होता है जापान के वर्क कल्चर से रिलेटेड। अब दिक्कत यहाँ आ जाती है कि आप काफ़ी सारे वीडियोस इंडिया में बैठ के देख रहे हो, जो लोग यहाँ पे जापान में जॉब कर रहे हैं वो अपने उनका जॉब कैसा है या उनको क्या लग रहा है उस बारे में वीडियो बनाते हो, और आप वो देख के उस तरीके से समझने लगते हो कि हाँ जापान में ऐसा है। फॉर एग्जांपल ओवर टाइम का कल्चर है जापान में, ओवर टाइम जिसको जापानीज में जांग्यो बोलते हैं, वो अगर आप जापान में कर रहे हो, काफ़ी वीडियोस आप देख लो इंटरनेट पे कि जापानीज एम्प्लॉय ट्रेन में सो जाते हैं, प्लेटफॉर्म पे सो जाते हैं या घर पे नहीं जाते। देखो ऐसा है ऑफकोर्स, बट ये बहुत कम है और बहुत गिने चुने लोग जापानीज लोग होते हैं जो कि एकदम अपने काम में ही होते हैं, क्योंकि जापानीज लोग वर्कोहोलिक होते हैं। तो कुछ ऐसे होते हैं एम्प्लॉयज़ जो कि बहुत काम करते हैं और वो लाइक उनका लाइफस्टाइल ही ऐसा होता है। तो आपके दिमाग में वही होता है कि आप भी जापान में आओगे तो आपको भी ऐसे ही ओवर टाइम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं। आपको कोई फोर्स नहीं करने वाला ऑफिस में कि आपको इतना काम करना है। ऑफकोर्स अगर आप किसी ब्लैक कंपनी में जा रहे हो तो आई डोंट नो वहाँ पे कैसा है, क्योंकि मैंने तो ऐसे कभी सुना नहीं है। बट जो नॉर्मल अच्छी कंपनीज होती है वहाँ पर आपको ऐसा कोई प्रेशर नहीं करेगा कि आपको ओवर टाइम करना है। और हाँ, अगर आप ओवर टाइम कर भी रहे हो ना तो आपको उसके पैसे मिलते हैं। अगर आप 15 मिनट भी ओवर टाइम कर रहे हो, अगर आपका ऑफिस टाइम 5:30 को खत्म हो रहा है और आप 6 बजे तक ऑफिस में बैठे हो, आधे घंटे के भी आपको पैसे मिलेंगे। और वो आपको कोई फोर्स नहीं करने वाला कि आपको ओवर टाइम करना है, वो आपके ऊपर है। अगर आपको लग रहा है कि आपका काम खत्म नहीं हुआ है और आपको कल डेडलाइन है, कुछ सबमिट करना है प्रोजेक्ट एंड ऑल, तो आप बैठो 2 घंटा बैठो और काम करो। और सैटरडे संडे भी आपको कोई काम करने के लिए नहीं बोलने वाला है यहाँ पे, वो आपके ऊपर है। अगर आपको लग रहा है कि कोई आप डेटा सेंटर में इशू आ गया, सर्वर में कुछ इशू है, आप रिस्पॉन्सिबल हो उसके लिए, तो आप संडे को काम कर लो। बट आपको संडे को काम करने के भी पैसे मिलेंगे, और जो अच्छे खासे होते हैं, एक मंडे टू फ्राइडे के जो पैसे होते हैं ना, उससे आई थिंक ज़्यादा अलाउंस आपको उस दिन काम करने के मिलते हैं। और वो छुट्टी आप चेंज कर सकते हो। अगर संडे को आपने काम कर लिया तो आप समझ लो आपको मंडे को छुट्टी लेना है, मंडे को छुट्टी ले लो। ऊपर से आपको पैसे भी देती है कंपनी। तो
ऐसा कल्चर जापान में है। तो आप एक बात ये भी समझ लो कि जापान में जो हायरार्की है वो सीनियर लोगों की है। तो यहाँ पर सीनियर्स का जो होता है ना कि लाइक टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोच होता है। इंडिया में जैसे हमारा टॉप डाउन अप्रोच होता है, लाइक जो मैनेजर होता है ही विल मैनेज एवरीथिंग। हम क्यूबिकल में बैठते हैं हम, राइट। इंडिया में क्यूबिकल में भी बैठ चुका हूँ क्यूबिकल में, और जो मैनेजर है वो बैठता है कैबिन के अंदर। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पे बॉटम अप अप्रोच होती है। यहाँ पर ऐसा है कि जो मैनेजर है उसी के साथ में आप बैठोगे। मेरा ऑफिस है उसमें मैनेजर मेरे बाजू में बैठता है। मैनेजर छोड़ो, मेरा जो डिपार्टमेंट का जो हेड है ना वो भी मेरे डेस्क पे बाजू में बैठता है। तो ऐसा यहाँ पे कल्चर है। और यहाँ पे जो कम्युनिकेशन होते हैं वो लाइक हाई कॉन्टेक्स्ट पे होते हैं। तो लाइक आपको समझना पड़ेगा, यहाँ पे आपको हर चीज़ कोई बताने नहीं वाला है, ये ऐसा करो ऐसा करो, आपको समझना। इनडायरेक्टली यहाँ पे मैसेज देते हैं, हाई कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं। ज़्यादातर जापानीज में बात होती है तो वो समझना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है मीटिंग्स के अंदर। बट यहाँ का कल्चर बहुत अच्छा है, आपको ऐसे प्रॉब्लम नहीं आएंगी। बट आप जो वीडियोज़ देखते हो कि जापान में कल्चर ऐसा होता है, काम करने बोलते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, वो इस टाइप का कल्चर वो बस वीडियोज़ में होता है। एक्चुअल में आप देखो तो यहाँ पे एज अ फॉरेनर, अब देखो मैं आपको ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप जापानीज़ हो, आप एज अ फॉरेनर बोल के यहाँ पे काम करने वाले हो तो आपके ऊपर आपको थोड़ा फ्रीडम मिल जाता है। यहाँ पे जो जापानीज़ लोग हैं ऑफकोर्स उनको लाइक प्रेशर होता है, क्योंकि वो जापानीज़ है और वो जापानीज़ कल्चर में काम कर रहे हैं तो उन पर प्रेशर होता है। बट एज अ फॉरेनर आपको थोड़ी बहुत ना लिबर्टी मिल जाती है। तो अगर आप थोड़े बहुत उस जापानीज़ कल्चर को फॉलो नहीं भी कर रहे हो ना, आपको कोई ऐसे प्रेशराइज नहीं करेगा, आपको कोई फोर्स नहीं करेगा, क्योंकि दे नो कि आप जापानीज़ नहीं हो, आपको इतना जापानीज़ का कल्चर नहीं पता है। बट आने से पहले आपको सारे जो वर्क कल्चर है वो सीखना है कि अगर आप किसी को मिल रहे हो, किसी एम्प्लॉयज़ को मिल रहे हो, वेंडर्स को मिल रहे हो, कस्टमर्स को मिल रहे हो, तो कैसे बात करना है। अगर आपको मेशी कार्ड जो होता है बिजनेस कार्ड वो कैसे देना है। अगर आप किसी को लिफ्ट में छोड़ने के लिए जा रहे हो, किसी कस्टमर को कैसे छोड़ना है। अगर आप बॉस के साथ में कार में बैठ रहे हो तो कौन पहले बैठेगा, कौन कहाँ, आपको वो सब आना चाहिए। ये यहाँ का कल्चर है, बेसिक कल्चर है। आएगा तो आपका यहाँ का जो ऑफिस का लाइफ है ना वो थोड़ा इजी हो जाएगा। और जो लोग ये कल्चर नहीं समझ पाते हैं, जापानीज़ ठीक से बात नहीं कर पाते, ऑफिस का कल्चर नहीं पता होता है, बहुत से ना यहाँ पे मैंने देखे हैं इंडियंस जो कि छोड़ के जा चुके हैं वापस इंडिया में। अच्छा खासा जॉब था बट छोड़ के जा चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे वो एडजस्ट नहीं हो पाए। यहाँ का जो ऑफिस कल्चर है, वर्क कल्चर है, सोशल जो बाहर का लाइफ है वो नहीं एडजस्ट हो पाए इसके अंदर, और वो जॉब छोड़ के वापस इंडिया जा चुके हैं। तो ये जो गलती आप करोगे आने से पहले, आप ऐसा सोचोगे कि मैं जापान में आने के बाद में सब सीखूंगा, तो ऐसा मत करना। पहले ही आपका माइंड सेट ऐसा कर लो कि आपको प्रॉब्लम तो नहीं बट एक चैलेंज तो फेस करना पड़ेगा। ऑफिस में भी आने के बाद में आपको सीखना पड़ेगा, एवरीडे आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो आपके मेंटल माइंड ऐसा रखो आप कि जो भी आप सीख रहे हो यू विल यूटिलाइज आपके आने वाले वर्क में। तो बहुत से लोग जो 6 महीने में 1 साल में छोड़ देते, एक तो कंपनी छोड़ देते या फिर लाइक जापान छोड़ के ही चले जाते हैं। तो ऐसा आपके साथ ना हो, इसलिए आप ऑलरेडी आपका माइंड ना पहले से ही प्रिपेयर करके आना। अब हम बात करते हैं थर्ड कैटेगरी पे, जो कि है ट्रैवलर्स। अब जापान तो ऐसा हब बन चुका है कि जो तो देखो जापान में घूमने के लिए आ रहा है, नॉर्मल लोगों से लेके एक्ट्रेस तक एक्टर एक्ट्रेस तक मैंने देख रहा हूँ। लाइक फिल्म इंडस्ट्री के काफ़ी लोग यहाँ पे, हर इंस्टाग्राम में खोलूँ नहीं कि मुझे दिख जाता है कोई ना कोई आया हुआ जापान में। देखो जापान तो ऑफ कोर्स घूमने का डेस्टिनेशन है। वन ऑफ द रीज़न ये है कि जापानीज येन भी गिरा हुआ है, तो जो आपको वैल्यू मिलेगा अभी INR से आप जापानीज येन में कन्वर्ट करोगे तो थोड़ा अच्छा खासा वैल्यू मिल जाएगा आपको। तो इसलिए ज़्यादातर अभी लोग घूमने के लिए जापान में आ रहे हैं। बट काफ़ी लोग बहुत गलती करते हैं और फिर वो रिग्रेट करते हैं कि यार जापान जाने के पहले मुझे ये चीज़ क्यों नहीं पता थी, आने के बाद पता चलती है। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो कि आप आने से पहले इसको अवॉइड कर सको, इसलिए वो भी मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। सबसे पहली बात ये है कि बहुत से रेस्टोरेंट्स ऐसे होते हैं कि वो ओनली कैश एक्सेप्ट करते हैं, तो आपको साथ में जापानीज येन रखना पड़ेगा। अब आप में से काफ़ी लोग क्रेडिट कार्ड वगैरह लाते हो इंडिया के, या फिर इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड होते हैं, वो आप यूज़ करोगे यहाँ पे। बट बहुत से रेस्टोरेंट्स टोक्यो में भी है ऐसे, और जो अगर आप रूरल एरिया में चले जाओ वहाँ तो फिर लाइक 80-90% रेस्टोरेंट शॉप्स वगैरह ना कैश ही यूज़ करते हैं। तो अगर आपके पास में कैश नहीं है दिक्कत हो जाती है। और ऊपर से बात ये भी आ जाती है कि बस, यहाँ की जो बस है रूरल एरिया में, टोक्यो में तो आप यूज़ कर सकते हो, सुइका कार्ड होता है यहाँ पे, वो जो स्टेशन पे मिल जाएगा। काफ़ी सारे बस वगैरह ऐसे होते हैं ना यहाँ पे, वो यूज़ करते हैं कैश ओनली। तो अगर आपके पास में कैश नहीं है, और वो भी छुट्टे, लाइक ऐसे भी नहीं कि 5,000 10,000 का नोट आप दे रहे हो उनको, छुट्टे उनको चाहिए होते हैं, तो वो भी आपको रखने पड़ेंगे। तो जापान में अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, 10-12 दिन का आइटनरी आपका है, तो उसमें आपको लाइक मैं बोलूँगा कि कुछ अमाउंट एटलीस्ट आप कैश के रखो। जहाँ पर कार्ड यूज़ कर सकते हो कार्ड यूज़ करो, बाकी जगह पे आप कैश यूज़ कर सकते हो। एक तो सबसे बड़ी गलती आप ये कर दोगे जापान में आने के बाद में, आप यूज़ करोगे टैक्सी एयरपोर्ट से टोक्यो में आने के लिए। तो जापान में 2 एयरपोर्ट है, एक हानेदा एक नरिता, ये दोनों दूर है। हानेदा थोड़ा पास में, नरिता थोड़ा दूर है। अब जो लोग फर्स्ट टाइम आते हैं, रिसर्च नहीं करते, रैंडमली आ जाते हैं, उनको लगता है कि यार अब चलो थोड़ा बैगेज वगैरह है
थक भी गए हैं तो टैक्सी से हम जाते हैं टोक्यो में, होटल में टैक्सी से जाएंगे, टैक्सी कर लेते हैं, पहुंच जाते हैं और फिर जब बिल पता चलता है आता है 25 से 30 हज़ार येन, तो हिल जाते हैं कि भाई अब क्या करना है, पैसा तो देना पड़ेगा। तो जापान में टैक्सी सबसे एक्सपेंसिव है, तो ट्राई करो जितना अवॉइड हो सके टैक्सी आप मत यूज़ करो। अगर हाँ थोड़ा लाइक आपका होटल आप वॉक कर रहे हो 1-2 किलोमीटर 4 किलोमीटर पे, तो आप यूज़ कर सकते हो जब ट्रेन वगैरह सब बंद हो चुकी है। बट ट्राई करो जितना हो सके आप मेट्रो बसेस यूज़ करो। अब जापान में दिक्कत ये हो जाती है ना कि यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, टाइम। और आप अगर शॉर्ट 7-8 दिन के लिए घूमने के लिए आ रहे हो तो आपको जिस लोकेशन पे जाना है तो आप टाइम मैनेजमेंट करोगे कि आप ये डेस्टिनेशन पे इतने बजे पहुंचोगे, फिर वहाँ से इतने बजे यहाँ जाना है, फिर वापस बैक टू आना है, ऐसा आपका एक आइटनरी बना होगा दिन का। तो यहाँ पे जो ट्रेन होती है, बसेस होती है, बहुत जगह पे बसेस आधे घंटे के इससे आती है, लाइक गैप से आती है। टोक्यो में तो लाइक फ्रिक्वेंटली होता है, बट थोड़े आप दूर चले जाओगे तो वहाँ पे कुछ बस 30 मिनट्स के गैप से आती है। अगर आप प्लेटफॉर्म पे जाओगे ट्रेन के तो वहाँ पे एक ही प्लेटफॉर्म पे लोकल ट्रेन भी आएंगी, रैपिड भी आएंगी, एक्सप्रेस भी आएंगी, 3 से 4 टाइप की ट्रेन आके चले जाती है। तो आप रैंडमली अगर किसी भी ट्रेन में बैठ गए आप कहीं और पहुंच जाओगे। तो आपको पहले ये रिसर्च करना है कि प्लेटफॉर्म कौन सा है, कौन सा ट्रेन आपको लेना है, लोकल लेना है, रैपिड लेना है, एक्सप्रेस लेना है, और उतरना किधर है सबसे पहले। तो अगर आप गलत इस पे उतर गए तो फिर आपका लाइक नेक्स्ट ट्रेन भी छूट जाएगा और आपका प्लान पूरा खराब हो जाएगा। तो आपको प्लानिंग बहुत अच्छे से करना है। और यहाँ पर आप गूगल ऐप भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे जापानीज ऐप है जहाँ पर आप ट्रेन बसेस का टाइम चेक कर सकते हो। बट अगर आपको जापानीज नहीं आती है तो मैं बोलूँगा गूगल मैप जो है, जो हम इंडिया में भी यूज़ करते हैं बहुत, लेकिन यहाँ पे सिंपल तरीके से आपको ट्रेन का रूट बता देगा और कितना प्राइस है वो भी आपको बता देगा। बहुत से ट्रैवलर का ऐसा होता है ना कि कम टाइम में हम ज़्यादा डेस्टिनेशन क्लियर करेंगे। 5 दिन होते हैं या फिर 1 हफ्ते का प्लान करते हैं और हम टोक्यो भी घूमेंगे, ओसाका जाएंगे, क्योतो जाएंगे, हिरोशिमा जाएंगे, नागासाकी जाएंगे, होक्काइडो जाएंगे, साप्पोरो जाएंगे। लाइक 5 दिन में हमको पूरा ही कवर करना है। तो क्या ही कवर करोगे ना आप 5-6 दिन में, आप इतने सारे सिटीज, नॉट पॉसिबल। तो आपको एक तो टाइम एक्सटेंड करना पड़ेगा, या फिर जापान में आपको आके एग्जैक्टली क्या कवर करना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सी चीजें, अगर आप टोक्यो में हो बड़े बड़े बिल्डिंग्स, लाइफ स्टाइल मिलेगी। आप अगर ओसाका जाओगे, क्योतो जाओगे या साप्पोरो जाओगे, यहाँ पे हर जगह पे आपको अलग अलग चीजें मिलना है, अलग अलग जापान देखने को मिलेगा आपको। तो आपको एग्जैक्टली देखना कि आपका इंटरेस्ट किस में है, आपको क्या देखना है एग्जैक्टली जापान में, ये पहले आप डिसाइड कर लो। वो हिसाब से फिर आइटनरी बनाओ और कहाँ पर कितने दिन रुकना है वो भी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सी जगह ऐसी है कि आप 1 दिन में भी कवर कर सकते हो। बहुत सी जगह ऐसी कि मैं बोलूँगा 2 से 3 दिन रुको वहाँ पे पूरा उसको एक्सप्लोर करने के लिए। तो ये जो कैलकुलेशन है ये आप आने से पहले करो। बहुत से लोग आने के बाद डिसाइड करते हैं और फिर उनका प्लान चौपट हो जाता है। और अच्छी बात यह है कि जापान में आप JR पास यूज़ कर सकते हो। काफ़ी लोगों को पता है इस बारे में, बट काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा तो पता है। तो JR पास ऐसा है जो कि आप यूज़ करके JR के जो ट्रेन्स होते हैं, यहाँ पे JR एक कंपनी है जो कि ऑपरेट करती है सारे ट्रेन्स, और बुलेट ट्रेन्स भी वो फ्री है। बुलेट ट्रेन का लाइक 1 वे का बहुत जगह पे 15,000 तो मिनिमम है ही है, 12 से 15,000 1 वे का। तो अगर आप लाइक 7 दिन का आइटनरी और आप घूम रहे हो जापान में पूरा बुलेट ट्रेन यूज़ कर रहे हो तो बहुत पैसे लगने हैं आपको। तो JR पास ले लो, वो लेके आप बुलेट ट्रेन से जापान में कहीं भी घूम सकते हो। तो 7 दिन का होता है, 14 दिन का होता है, और आई थिंक 27 या लाइक 1 मंथ का होता है। तो अगर आप 7 दिन के लिए आ रहे हो तो 1 वीक का आप JR पास ले लो। आप पूरा बुलेट ट्रेन, बसेस, लोकल ट्रेन्स वगैरह होती है सारी आप फ्री में यूज़ कर सकते हो। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि मैं आपको लाइक हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ कि ये चीज़ बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि अभी जापान में ना इमिग्रेंट्स के लिए, ट्रैवलर्स के लिए बहुत ज़्यादा अभी लाइक जापानीज़ लोग परेशान हैं इन लोगों की वजह से। और मैं नहीं चाहता कि जो इंडियंस लोग अभी ट्रैवलर जापान में घूमने के लिए आ रहे हैं उनके वजह से कुछ ऐसे निगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पर हो जाए, जो इंडियंस लोग ऑलरेडी यहाँ पे रह रहे हैं, या फिर लाइक एज अ होल अगर इंडिया कंट्री के लिए भी वो कुछ बुरा ना सोचे। अब बहुत से यहाँ पे ट्रैवलर घूमने के लिए आते हैं, वो यहाँ का कल्चर समझ नहीं पाते। अब 7-8 दिन के लिए आओगे तो आप क्या ही यहाँ का कल्चर समझोगे, आप तो घूमोगे फिरोगे वापस अपनी कंट्री चले जाओगे। क्योंकि ऐसा है कि जो ट्रैवलर घूमने के लिए आते हैं सबसे पहले तो वो एस्केलेटर का रूल उनको पता नहीं होता है। एस्केलेटर पे अपना खड़े रहते हैं, वो बीच सेंटर में खड़े होते हैं। इंडिया में से कुछ रूल है नहीं एस्केलेटर का, कहीं भी खड़े रहो। जापान में आपको टोक्यो में अगर हो तो लेफ्ट साइड में आपको खड़े होना है। अगर आपको फास्ट जाना है, जो ऑफिस में जल्दी दौड़ के जा रहे हैं, उनको जिनका कुछ मीटिंग है कुछ भी है, वो राइट साइड से दौड़ के चले जाएंगे, तो उनके लिए वो जगह खुली होती है। ये रूल है। ओसाका में जाओगे तो उसका थोड़ा उल्टा है। ओसाका में राइट साइड में आप खड़े रहोगे और लेफ्ट साइड से आप फास्ट जा सकते हो। तो ये रूल आपको फॉलो करना ही है। अब अगर आप बीच में खड़े हो गए तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई अगर फास्ट है, अब जो पोलाइट पर्सन है वो शांति से लाइक देखेगा कि यार ये जब हटेगा तब मैं जाऊँगा। बट कुछ कुछ होते हैं ऐसे जापानीज लोग जो कि फास्ट इनको जाना होता है, वो आपको धक्का भी मार देंगे या फिर आपके बारे में बुरा भी सोच सकते हो, या आपको कुछ बोल भी देंगे अगर वो गुस्से में, या फिर उसको लेट हो रहा है आपको बोल भी देगा कुछ। वो कुछ होते हैं साइको ऐसे। तो
ऐसा आप ना करो। एस्केलेटर पे जो रूल है ये आपको फॉलो करना है। ट्रेन के अंदर फ़ोन साइलेंट रखो, बात नहीं करना है। अब इंडिया में तो ऐसा हम रूल नहीं फॉलो करते। उतरने के बाद में वापस कॉल लगा के बात कर लो, अर्जेंट कॉल है और आपको बात करना है तो लाइक आराम से मैं करता हूँ थोड़ी देर बाद में फ़ोन, ऐसा लाइक बात करके उनको बोलो कि मैं 2 मिनट में करता हूँ, नेक्स्ट स्टॉप पे पहुँच गए। और अगर आप एज ए ट्रैवलर भी आ रहे हो तो आप सोचोगे कि यार जापानीज़ क्या ही करना है मुझे, मैं तो 7 दिन के लिए घूमने के लिए जा रहा हूँ, 10 दिन के लिए घूमने के लिए जा रहा हूँ, क्या ही जापानीज़ करना है। बट ये गलती मत करना, आप थोड़े बहुत जापानीज़ ज़रूर सीख के आओ। लाइक कैसे, लाइक हाय हेलो या फिर सॉरी तो बहुत बोलते हैं यहाँ पे, वो एटलीस्ट वर्ड सीख लो। और थैंक यू, और बाद में आपको अगर किसी को रास्ता पूछना है या फिर आप किसी मॉल में गए हो और प्राइस पूछना है, या जो भी बेसिक जो लाइक डायलॉग्स होते हैं वो थोड़े बहुत अगर आप पढ़ लो या फिर लिख के भी ला लो ना नोटबुक में। सबसे इंपॉर्टेंट तो आप अगर वेजिटेरियन हो और आप किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हो और आपको मीट नहीं खाना है, आप वेजिटेरियन हो, तो आप उनको बोल सकते हो निकू नाशी या फिर निकू, ऐसा भी हाथ कर दो, वो समझ जाएंगे कि आप वेजिटेरियन हो। तो ऐसे कुछ बेसिक्स वर्ड्स जो होते हैं ना वो आप सीख लो, लिख के ला लो, ताकि आपको यहाँ पे एटलीस्ट आप कम्युनिकेशन में दिक्कत ना हो जाए आपको। अब ये तो मैंने आपको बता दिया जो लोग जापान में पढ़ाई करने के लिए आने का प्लान कर रहे हैं, जो जॉब करने के लिए या फिर एज अ ट्रैवलर बोल के आ रहे हैं। बट मैं जब जापान में आया था 2016 में, तब मैंने भी कुछ मिस्टेक्स की थी। अब देखो, आपको बताने के लिए मैं हूँ या इंटरनेट पे बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, बट जब मैं आया था 10 साल पहले तब ऐसा कुछ था नहीं, वीडियोस वगैरह इंटरनेट पे इतने कुछ थे नहीं और मुझे कोई बताने वाला कोई था नहीं। तो मैंने भी कुछ ऐसे छोटे मोटे मिस्टेक्स किए थे जो कि अभी मैं सोच के मुझे भी थोड़ा हंसी आता है, बट मैं आपको बता देता हूँ। पहला गलती तो मैंने ये किया था कि मुझे मेट्रो यूज़ करना नहीं आता था। अब जापान में जो मेट्रो होता है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। फर्स्ट टाइम आओगे ना आप लाइक इतना कंफ्यूज हो जाओगे। शिंजुकू शिबुया स्टेशन पे जाओगे, टोक्यो स्टेशन पे जाओगे, आपको लगेगा आप एयरपोर्ट पे जा चुके हो, लाइक माथा घूम जाएगा आपका। तो मैं 7 दिन तक घर पे ही था दोस्तों। मेरा ज्वाइनिंग 1 अप्रैल से था और मैं 23 मार्च को जापान में आया था। 7 दिन तक 7 दिन छुट्टी थी मेरा ऑफिस ज्वाइनिंग तक। तो मेरा प्लान था कि मैं कहीं घूमूँ, आसपास जाऊँ, बट मुझे मेट्रो यूज़ करना नहीं आता। तो 7 दिन तक पता है मैं घर में ही था, घर के आसपास ही बस में कोम्बिनी चले जाओ या आसपास वॉक कर लो, मैं ट्रेन यूज़ नहीं किया। और मैंने 1 अप्रैल को जब पहली दिन ऑफिस गया था तो मेरा कलीग मेरे पास में रहता था, बगल वाले रूम में, वो जा रहा था। तो लकीली पता है क्या हुआ, जब हम जा रहे थे ऑफिस में तो वो साथ में ही टाइम मैच हो गया था हमारा, तो हम साथ में निकले। तो मैं उसको बोला नहीं कि मुझे यूज़ नहीं करने आता है, बट मैं उसको देख रहा था कि वो कैसे टिकट बाय कर रहा है मशीन से, कैसे टच कर रहा है, कैसे प्लेटफॉर्म चेक कर रहा है और कैसे बैठ रहा है, कहाँ उतर रहा है, वो सब मैंने उसको नोटिस किया एक बार। और फिर ऑफिस छूटने के बाद जब मैं घर आया, मैं सेम उसको फॉलो किया, उसको याद करके कि हाँ उसने ऐसे ऐसे किया और वैसे मैं घर आया। तो ये भी चीज़ आपको समझना है कि आप मेट्रो कैसे यूज़ कर रहे हो जापान में। बस भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, आपको पहले आपका कार्ड टच करना होता है और फिर जब उतरना है तो आप उनको ऐसा नहीं बोलोगे भैया रोको रोको रोको, नहीं होता है यहाँ पे ऐसा कुछ। बटन होता है उसके अंदर, आपका बस स्टॉप आने से पहले आपको बटन दबाना होता है, तो कंडक्टर को नोटिफिकेशन जाता है, फिर वो बस रोकता है। ऑफिस में भी मैं थोड़ा 1-2 गलती कर दी थी। जैसे इंडिया में हमारा होता है कि मीटिंग अगर 9 बजे है तो हम जाते हैं 9:05, 9:10। किसी दोस्त को मिलने जाना है, भाई 9 बजे मिलते हैं, हम मिलते 9:30 बजे। लाइक होता है हमारा वो 30 मिनट्स का विंडो होता है हमारा, और वो लाइक अंडरस्टैंडिंग भी होती है कि हमने अगर 9 बोला तो सामने वाले को भी पता चल जाता है कि यार 9 9:30 के आसपास होगा। बट जापान में ऐसा नहीं होता है। ऑफिस अगर 9 बजे तो शार्प 9 बजे। अब इंडिया में ऑफिस 9 बजे है तो आप 9:15 पे भी पहुँच सकते हो, लाइक नॉट इशू। जापान में ऐसा नहीं। अगर आप 1 मिनट भी डिले हो ना, जो आप कार्ड टच करते हो, तो आपका लाइक अभी तो नहीं बट वो टाइम पे मेरा सैलरी कट होता था आधे घंटे का। कभी स्टार्टिंग में तो 1 घंटे का था, बट बाद में उन्होंने 30 मिनट्स कर दिया था। तो आप अगर डिले हो रहे हो 9 के बाद में अगर आपका कार्ड टच हो रहा है तो आपका 30 to 1 आवर का सैलरी जो है वो माइनस हो जाता है। तो ये मुझे पहले पता नहीं था। तो उसके बाद से जब मेरा सैलरी वो डिडक्ट हुआ उस मंथ का, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं 9 यानी कि 9। तो नेक्स्ट मंथ से मैं लाइक उसके पहले ही ऑफिस पहुंच जाता था। तब तो मुझे डेली ऑफिस जाना पड़ता था, अभी तो वर्क फ्रॉम होम होता है तो अभी कुछ ना कुछ इशू नहीं है। अभी तो मेरा फ्लेक्स टाइम है, मैं कभी भी चालू कर सकता हूँ, कभी भी ख़त्म कर सकता हूँ। बट वो टाइम पे ये रूल लाइक बहुत स्ट्रिक्ट होता है। आप में से काफ़ी लोग अभी जापान में जॉब करने के लिए आएंगे, ऑफिस जाएंगे, वर्क फ्रॉम होम नहीं होगा आपका, तो ये रूल आपको थोड़ा स्ट्रिक्टली देखना पड़ेगा। और साथ में ही जब अगर आपका ऑफिस कलीग बोल रहे हैं कि लंच करने के लिए चलना है तो आप मना मत करो, नो मत बोलो। ये कल्चर नहीं जापान में नो बोलने का। तब मैं स्टार्टिंग में उनको लाइक नो, क्योंकि मैं मेरा लंच बॉक्स साथ में ले जाता था। तो एक कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको गलती करोगे आप स्टार्टिंग में, बट उसको सीख लो कैसे उनको रिप्लाई करना है वगैरह। तो यही आपको लाइक जैसे आपका एक्सपीरियंस होगा जापान में रहने का वगैरह, धीरे धीरे आप चीज़ें यहाँ पे सीखते जाओगे। आई नो आपके और भी कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं, क्योंकि एक वीडियो में मैं इतना कुछ कवर नहीं कर पाऊंगा। तो आप मुझे कमेंट में भी पूछ सकते हो, आप मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर भी ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। तो मिलता हूँ मैं आपको अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।